ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए डी फार्मेसी यानी E1 ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए ब्लड यानी रक्त के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं और उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम ब्लड यानी रक्त के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो देखने मात्र से आपके सभी के सभी प्रश्न जो है वो तैयार हो जाएंगे। आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आपको प्रश्नों को रटने की भी आवश्यकता नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। दोस्तों, रक्त यानी ब्लड, देखिए रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। आप जानते हैं कि रक्त जो है ये एक ऊतक है। क्या है? ऊतक यानी टिश्यू है, जो कि तरल अवस्था में मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। इसकी मानव शरीर में जो मात्रा है ना, वो मनुष्य के वजन का 7 से 9% तक होता है। यानी अगर आप 50 किलो के हैं, अगर आपका वजन 50 केजी है, तो आपके इस 50 केजी वजन का, अगर आपका वजन 50 किलो है, तो आपके शरीर में जो ब्लड है ना, वो केवल उसका 7 से 9%, यानी कि 50 का अगर आप 7 से 9% निकालेंगे ना, चलिए यहाँ पे हम निकाल भी लेते हैं। देखिए 50 किलो का अगर हम यहाँ पे 9% निकालते हैं और हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो 50 से आपका ये 2 बार जाएगा और 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 4.5, यानी 4.5 यानी 4.5 लीटर। तो 7.7 to 9% दिया हुआ है, तो ये 5 से 6 लीटर में आएगा। अगर एक नॉर्मल मनुष्य की बात करें तो उसका वजन 60 से 65 के बीच में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 से 6 लीटर आपके शरीर में ब्लड होता है। और आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में ब्लड से ज़्यादा पानी होती है, तो पानी की मात्राएं अधिक होती हैं। आपके शरीर में पानी की जब भी कमी हो जाती हो तो तमाम तरह की समस्याएं आपके हो जाती हैं शरीर में। तो इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में है कि जो आपके मनुष्य के शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, इस जो कैसा होता है। तो अगर आपने कभी ब्लड अपना टेस्ट किया होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। ब्लड जो होता है वो क्षारीय होता है। ये हमें मीठा या फिर खट्टा नहीं लगता, बल्कि टेस्ट करने पर हमें क्षारीय यानी कि नमक जैसा फीलिंग आता है। दोस्तों, एक आपको हम यहाँ पे फैक्ट की बात बताते हैं, जो कि आप पीएच मान से रिलेटेड कभी भी वैल्यू को भूल नहीं पाएंगे। जैसे ब्लड जो है ना, ये क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7.36 होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू है और इसे याद करना होगा। देखिए पीएच मान में अम्लीय और क्षारीय को आप कैसे पहचानेंगे। आपको बता दें कि जो 7 वैल्यू होता है पीएच मान का ना, वो होता है उदासीन। लेकिन जब 7 से आप नीचे आते हैं, 7 से किसी भी तत्व का या फिर किसी भी द्रवीय पदार्थ का जब वैल्यू 7 से नीचे आता है, तो वो हो जाता है आपका अम्लीय। लेकिन अगर 7 से ऊपर है वो, तो वो क्षारीय कहलाता है। तो लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ब्लड जो है ना, इसका पीएच मान 7.36 होता है, यानी 7 से तो ऊपर है। तो ये तो अम्लीय तो होगा नहीं, क्योंकि 7 से कम तो है नहीं। लेकिन 7 से अधिक है, 7 भी नहीं है। 7 अगर होता तो ये उदासीन हो जाता, यानी न ही अम्लीय होता न ही क्षारीय होता, इसका कोई भी टेस्ट ना होता। लेकिन जब ये सब देख रहे हैं, इसका जो वैल्यू है पीएच मान वो 7.36 है, इसलिए इसे क्षारीय बोलेंगे। तो इस प्रकार आप अम्लीय और क्षारीय में डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए रक्त जो है ना, यानी जो आपके ब्लड है, वो 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपके 50% प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएँ यानी ब्लड सेल जो होती हैं वो 50% होती हैं। चलिए इसके बारे में कुछ आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं जो कि आपके ब्लड सेल्स की हैं। देखिए ये आपके जो है ना ब्लड सेल्स हैं, और आपके इसमें जो वाइट ब्लड सेल आते हैं, यानी कि WBC आप बोलते हैं, और RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं, ब्लड के अंदर ही। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है दोस्तों? प्लाज्मा जो है ना, यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। आपने देखा होगा कोरोना काल में, जब हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में कोरोना फैला हुआ था, तो जो भी व्यक्ति कोरोना से रिकवर्ड हो जाता था यानी ठीक हो जाता था, तो उसके प्लाज्मा के द्वारा दूसरे व्यक्ति जो भी संक्रमित हैं उनका इलाज किया जाता था। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल वगैरह पे। तो ये जो प्लाज्मा है ना, ये मनुष्य के शरीर में बहुत ही अच्छा इसका रोल निभाता है। और प्लाज्मा जो है ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। देखिए प्लाज्मा जो है ये 90% वाटर और 0.9% प्रोटीन और लवण यानी साल्ट से, 0.1% ग्लूकोज से, और प्लस शेष पदार्थ जिसमें कि आपके मैग्नीशियम वगैरह आ जाएंगे, इन सब से मिलकर बना होता है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा जो है इसमें कौन कौन से पदार्थ कितनी कितनी मात्रा में उत्पत्तित होते हैं। तो आपको ये सभी जो है ना, इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी हो सके तो ले लीजिएगा।
यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बातें हैं, जैसे कि प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना होता है। प्लाज्मा का मनुष्य के शरीर में क्या कार्य होता है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लाज्मा का कार्य है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना, यानी कि उस भोजन में जो भी आपके मिनरल्स हैं ना उसको एब्जॉर्व करेगा और आपके शरीर के हर एक पार्ट को जिसको कि इसकी ज़रूरत होगी मिनरल्स की, उसको वो पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? प्लाज्मा। देखिए यहाँ पे आप सीरम देख लेते हैं, तो जब प्लाज्मा में से प्रोटीन को हटा दिया जाए तो शेष बचे हुए प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में, यानी ब्लड कर्वसेल्स के बारे में। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आप सभी ने तीनों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आरबीसी जो है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, इससे आगे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आरबीसी जो है इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पुलेशन, और डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉर्पसेल्स दिया हुआ है, पर कॉर्पुलेशन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। प्लेटलेट्स जो है ये रक्त सेमबाड़ू कहलाते हैं, और प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है मनुष्य के शरीर में वो कितनी होती है ये आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, अन्यथा हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। मनुष्य के शरीर में नॉर्मल अगर कोई आपका व्यक्ति है तो उसके शरीर में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होती है। दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या मनुष्य के शरीर में 1.5 लाख से ऊपर होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पुलेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो देखिए स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं उभयअवंतल आकार के यानी कि बायोकॉनकेव आकार के होते हैं। केंद्रक इसमें नहीं पाए जाते हैं। जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, और इसके कारण हीमोग्लोबिन के पर्याप्त जगह भी नहीं बन पाता है। नोट करने वाली कुछ बातें ये हैं कि जो ऊँट एवं लामा नामक जो स्तनधारी हैं इनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यानी ये दो जो हैं ये आपके एक प्रकार से अपवाद में आ जाएंगे कि जो ऊँट है, ऊँट यानी कैमल, और लामा नामक का एक स्तनधारी होता है जिसमें कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पुलेशंस केंद्रक जो है वो पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो मैंने आपको बताया था कि लाल रक्त कणिकाएं जो हैं इसका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में पाया जाता है या फिर होता है, तथा इसके लिए विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी रेड ब्लड जो आपके कॉर्पुलेशन बनते हैं ना, इसके निर्माण में सबसे बढ़िया जो योगदान है वो होता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड का। यानी आपके शरीर में जब भी रक्त की कमी हो जाती है ना, तो आप देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं वो फोलिक एसिड का एक टैबलेट चलाते हैं या फिर उसको खाने की सलाह देते हैं। इसके साथ साथ ये विटामिन B12 का एक गोली भी चलाते हैं जो कि आपके शरीर में रक्त की कमी को जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास करता है। कुछ नोट करने वाली बातें यहाँ पे हैं कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं पीढ़ा में होता है, यानी अगर नवजात बच्चे की बात करें, एक ऐसे बच्चे की जो कि जिसका भी जन्म न हुआ हो, तो इस अवस्था में इसका जो निर्माण है ना वो यकृत एवं प्लीहा में होता है। पर अगर हम एक बड़े व्यक्ति की बात करें जो कि एक स्तनधारी की बात करें तो उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। आरबीसी देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कुछ कि आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक में 60 दिन तक होता है। लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक में 60 दिन तक जो है आरबीसी का जीवन काल होता है, यानी आरबीसी को अगर आप लेबोरेटरी में या फिर किसी ब्लड बैंक में रखते हैं तो 60 दिन मैक्सिमम इसका जीवन काल होता है। 60 दिन के बाद ये बेकार हो जाता है, बिना किसी काम का हो जाता है। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु यकृत में होती है, यकृत यानी लीवर में होती है। इसकी यकृत को आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है, यानी जो आरबीसी है इसको कब्र कहा जाता है। किसका कब्र कहा जाता है? यकृत का, यानी यकृत में ही ये नष्ट होता है, ये इसका अंत होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन एवं लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता यानी एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जानते हैं आप ना, रक्त की कमी हो जाती है, इसे हम एनीमिया कहते हैं, इसे रक्तहीनता भी कहते हैं, और हीमोग्लोबिन की मात्रा इसमें कम हो जाती है।
अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा ही देखी जाती है, जिसके आधार पर बताया जाता है कि आपके शरीर में रक्त की कमी है या फिर नहीं है। औसत आरबीसी की संख्या जो है वो 5.55 मिलियन पर mm³ यानी 100 ml ब्लड होती है। यानी 100 ml ब्लड में आपकी संख्या जो है आरबीसी की इतनी होनी चाहिए। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रक्त में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रक्त में ज़्यादा संख्या क्यों होती है? क्योंकि लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं वो मनुष्य के शरीर में एक प्रकार से ऑक्सीजन के कारण ही इनका प्रवाह होता है। यानी जो आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, इसके प्रवाह का कारण यही होता है। तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ पर आपके ऑक्सीजन की मात्रा लेवल जो है अच्छा रहता है, और यही कारण है कि लाल रक्त कणिकाएँ यानी आरबीसी का जो संख्या होता है वो अधिक होता है मैदानी के अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जा सकता है। हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा उपयंत्र है जिससे रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। हीमोग्लोबिन जो है वो मेल यानी पुरुषों में 14.5 से 16.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी आपके 100 ml ब्लड में 14 से लेकर के 16.5 यानी 16.5 ग्राम होने चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा। अगर अब फीमेल की बात किया जाए तो 12.5 टू 14.5 ग्राम 100 ml में, यानी आपका 100 ग्राम जो ब्लड है ना, इसमें अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14.5 है अगर फीमेल में तो वो सही माना जाता है, और मेल में इतना होना चाहिए तब वो बिल्कुल सही माना जाता है, यानी उतना होना चाहिए नॉर्मली। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे WBC के बारे में, यानी वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स के बारे में। श्वेत रक्त कणिकाएँ अमीबा के आकार की होती हैं। अमीबा आपने देखा हुआ है, अमीबा जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, और अमीबा में आपके पुनर्जनन की भी क्षमता होती है। यानी अगर आप बीच से इसको काट देना तो ये अलग जीव बन जाएगा और ये अलग बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है तो कमेंट में ज़रूर करिए कमेंट। और दोस्तों ये देख रहे हैं आप, WBC में केंद्रक जो होता है वो उपस्थित रहता है। आरबीसी में आपने देखा था तो केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन ऊँट और एक प्रकार का जीव था जिसमें कि केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन जो WBC होता है यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, इनमें उपकेंद्रक जो है यानी जो न्यूक्लियस है वो उपस्थित होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा एवं लिम्फो नोड्स में होता है, एवं इनका जीवन काल 3 से 10 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और वो भी आपके शरीर में, लेकिन लेबोरेटरी में 60 दिन होता है। ये सब क्वेश्चन बनाते रहिएगा। लेकिन WBC का जीवन काल 3 से 10 दिन का होता है, और इसका मुख्य कार्य शरीर में रोगों के संक्रमण से बचाना है, यानी आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का एवं बनाने का काम करता है। इसलिए इसे शरीर का सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WBC को रक्त का सिपाही कहा जाता है। WBC को प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा माना जाता है एवं उनका औसत संख्या 8000 से लेकर 12000 mm³ मतलब कि 100 ग्राम 100 ml यानी मिलीलीटर जो आपके ब्लड है ना, उस ब्लड में 8000 से लेकर के 12000 पर mm³ के बराबर होना चाहिए किसकी संख्या? WBC की संख्या। श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि, श्वेताणु वृद्धि एवं उनकी संख्या का कम होना श्वेताणुरास कहलाता है, यानी ल्यूकोपेनिया होता है। ये एक प्रकार का रोग है ल्यूकोपेनिया। इसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन जाइए, नहीं तो आपका इसमें कुछ नहीं हो सकता। श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि, श्वेताणु वृद्धि यानी ल्यूकोसाइट्स को बोलते हैं, एवं उनकी संख्या का कम होना ल्यूकोपेनिया कहलाता है। ये चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। शरीर की वह स्थिति जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना कम अथवा बंद हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहा जाता है, यानी ब्लड कैंसर के नाम से भी इसे जानते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा इसे कि ब्लड कैंसर जो होता है ये क्यों होता है? ब्लड कैंसर यानी रक्त कैंसर क्यों होता है? तो ये शरीर में आपके जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं ना, इसका बनना कम हो जाता है, या फिर कम हो जाता है, या फिर बंद हो जाता है बनना। श्वेत रक्त कणिकाएँ हमने आपको अभी बताया कि इनका कार्य होता है शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, या फिर एक प्रकार से शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। लेकिन जब ये बनेंगे ही नहीं तो क्या होगा? आपके शरीर में आपके ब्लड कैंसर बन जाता है। ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएँ 5 प्रकार की होती हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका इयोसिनोफिल, बासोफिल, न्यूट्रोफिल, इसमें 60 से 70% मैक्सिमम पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये 5 प्रकार की आपकी पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसी। इनको आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से आपके एक कोई नाम जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए इसके बाद आता है आपका लिम्फोसाइट। देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता है, मोनोसाइट, इयोसोफिल और यहाँ पे बासोफिल और न्यूट्रोफिल, ये सभी के आपके प्रकार हैं। न्यूट्रोफिल कणिकाएँ रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं एवं घाव भरने के सहायक होती हैं। यानी जो न्यूट्रोफिल यानी जो ये कणिकाएँ हैं ना डब्ल्यूबीसी में पाई जाती हैं, इनका कार्य होता है घाव अगर आपको लगा हुआ है, कोई पुराना चोट लगा हुआ है तो इसको भरने का काम करती हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो है वो 600 संबंधी 1 होता है। ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में। पिछले एग्जाम में गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2019 का या फिर 18 का पेपर देख लीजिएगा, उसमें पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। देखिए आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का जो संख्या का अनुपात होता है वो होता है आपका 600/1, यानी 600 संबंधी 1 का अनुपात होता है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्लेटलेट्स यानी थर्मोबाइट्स की रक्त बीमारियों के बारे में। इसके बाद हम रक्त के कार्य को पढ़ने वाले हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए जो प्लेटलेट्स है ना, इसका जो जीवन काल होता है वो 7 से 9 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 7 से 9 दिन का। आपको हमने 3 क्वेश्चन नोट कराए थे अभी। पहला कि जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है, तो आपने बताया सर इसका जीवन काल जो है 120 दिन होता है। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए कि जो आपकी वाइट ब्लड कॉर्पसन सेल्स आती हैं यानी रक्त जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, इनका जीवन काल कितना होता है, तो इसका कमेंट बताइए आंसर। इसका जो आंसर बताएंगे तो आप बोलेंगे सर इसका तो जीवन काल आपने बताया था कि इसका 7 से 10 दिन आपको ऑप्शन में दिखेगा, तो आप लगा देंगे सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो आरबीसी है ना, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर इनका जीवन काल पूछा जाए कि अगर लेबोरेटरी में रखा हुआ है या फिर किसी ब्लड बैंक में रखा हुआ है तब क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे सर आपने बताया था तो ये तो 60 दिन तक ही जीवित रहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन काल जो प्लेटलेट्स होता है इसका कितना होता है, तो वो 7 से 9 दिन का होता है। यानी आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे हमने बता दिया है जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। देखिए प्लेटलेट्स जो है ना, इसमें भी केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। आपको हमने बताया आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और एक आपका क्या है प्लेटलेट्स। तो देखिए केंद्रक की बात की जाए ना, तो इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, इसमें उपस्थित होता है और इसमें भी केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी में जो कैमल यानी ऊँट है, इसमें आरबीसी में केंद्रक जो है उपस्थित होता है, ये एक अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा। इसका मुख्य कार्य जो है औसत संख्या अगर बात कर ली जाए किसकी, प्लेटलेट्स की, तो मैंने आपको बताया था कि 1 से 1.5 लाख पर mm³ होता है। यानी कि 1.5 लाख के अगर ऊपर है, 1.5 लाख के अगर ऊपर है तो ये आपका शरीर में स्वस्थ माना जाता है। यानी आपको कई सारी बीमारियां नहीं होंगी और आपको थकान नहीं महसूस होगा, आपको कमजोरी नहीं फील होगी, ये सभी चीज़ें होंगी। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना होता है। प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपके शरीर में जो रक्त है ना वो जमने, क्योंकि जब आपके शरीर में रक्त जो है थक्का बनना बंद हो जाएगा ना, तो आपको कई तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। डेंगू ज्वर के कारण रक्त बीमारियों की संख्या कम हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा तरलता आ जाती है और रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है और इसी से उसको समस्या आ जाती है। तो डेंगू अगर आपको किसी में आप में से किसी को हुआ है तो आपको बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रक्त के कार्य यानी फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो और क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई भी क्योरी आपकी हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें निश्चित कमेंट करके पूछ लें, हम आपको उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई पर्सनल जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको हर एक चीज़ों का सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पूरी डी फार्मेसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।